कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां जीवन कभी नहीं रुकता। एक जगह जो कभी अपने चिकित्सा उपचारों के लिए प्रसिद्ध थी, अब एक भयावह दुःस्वप्न का केंद्र बन गई है। एक युवा डॉक्टर जो अपने भविष्य के लिए आशाओं से भरी थी, ऐसी हालत में मर गई कि इसने पूरे समाज का विश्वास हिला दिया। आधिकारिक कहानी जल्दी ही खत्म हो गई। एक संदिग्ध का नाम सामने आया, एक कबूलनामा लिया गया और मामला बंद कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच सामने आने लगा। कुछ बहुत ही भयानक चीजों की ओर इशारा करता है। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, हत्या का मंच बन गया। इतने सारे विवरण कैसे छूट गए? इतने सारे सवाल कैसे अनुत्तरित रह गए? क्या होगा अगर असली अपराधी अभी भी शक्तिशाली ताकतों द्वारा संरक्षित होकर खुले घूम रहे हों? यह सिर्फ एक महिला की दुखद मौत की कहानी नहीं है। यह भ्रष्टाचार, कवर अप और एक ऐसी गहरी साजिश की कहानी है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को खा जाने का खतरा है। लेकिन कुछ रहस्य कभी नहीं दब सकते। सच क्या है? डॉ बेटी को किसने मारा और वे क्या छिपा रहे हैं? डॉ बेटी, एक समर्पित प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर, कॉलेज के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। जब उनका शव मिला तो वह भयावह स्थिति में था। उनके शरीर पर चोटों, गहरे कट और हिंसक संघर्ष के निशान थे। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, यह एक रहस्य की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के भीतर छिपे काले रहस्यों को उजागर किया। रात किसी भी अन्य रात की तरह शुरू हुई। अस्पताल शांत था, डॉक्टर और नर्स अपने सामान्य काम में व्यस्त थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरों ने एक व्यक्ति को सेमिनार हॉल की ओर बढ़ते हुए कैद किया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक खास उद्देश्य था। उसे पूरी तरह से पता था कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही व्यक्ति हॉल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उन मिनटों में जो कुछ हुआ, उसने जल्द ही कॉलेज को एक डरावनी जगह में बदल दिया। रात 12:30 बजे डॉ बेदी और उनके 4 जूनियर सहकर्मी सेमिनार हॉल में गए। वे एक लंबी शिफ्ट के बाद थक गए थे और थोड़ी देर आराम करने की योजना बना रहे थे। लेकिन जिस जगह पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी थी, वह एक भयानक घटना का दृश्य बन गई। सुबह 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर डॉ बेदी को अकेला छोड़कर हॉल से चले गए। 1.5 घंटे बाद सीसीटीवी पर एक और आदमी सेमिनार हॉल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। यह आखिरी बार था जब किसी ने डॉ बेदी को जीवित देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल की दिनचर्या हमेशा की तरह शुरू हुई, तो एक जूनियर डॉक्टर ने डॉ बेदी की जांच करने के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसने सोचा कि वह अभी भी सो रही है और उसे जगाए बिना ही चला गया। सुबह 9:30 बजे तक एक अन्य डॉक्टर ने उन्हें पाया और जो उसने देखा वह भयानक था। डॉ बेदी के कपड़े बिखरे हुए थे, उनके शरीर पर हिंसा के स्पष्ट निशान थे, उनका चश्मा फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था, मानो वे उस भयानक हिंसा के मूक गवाह हों जिसे उन्होंने सहा था। हत्या की खबर तेजी से फैली, जिससे अस्पताल और शहर में दहशत फैल गई। उपचार के लिए बनी जगह पर ऐसा अपराध कैसे हो सकता है? कौन इतना निर्दयी हो सकता है कि एक युवा डॉक्टर को नुकसान पहुंचाए, जिसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अपराध स्थल को उचित रूप से सुरक्षित नहीं किया गया था और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया था। डॉ बेदी के फोन और लैपटॉप, जिनमें महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, को बहुत बाद में एकत्र किया गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रभारी लोग सच्चाई को उजागर करने की बजाय उसे छिपाने में अधिक रुचि रखते थे। जल्द ही पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने एक संदिग्ध संजय रॉय को पकड़ा है, जो एक नागरिक स्वयंसेवक है और अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी पर सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था। जब वह बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था, जो बाद में उसके फोन से जुड़ा हुआ पाया गया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संजय अस्पताल में एक जाना पहचाना चेहरा था, जो मरीजों और कर्मचारियों से पैसे ऐंठने के लिए अपने पद का फायदा उठाने के लिए जाना जाता था। उसने अपराध कबूल कर लिया और पुलिस ने जल्दी ही मामला बंद कर दिया। लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आईं।
एक नशे में धुत व्यक्ति जिसके शरीर पर कोई चोट नहीं दिख रही थी, अकेले इतना हिंसक कृत्य कैसे कर सकता है? साक्ष्यों से पता चला कि इसमें एक से अधिक लोग शामिल थे। जैसे जैसे अपराध के बारे में अधिक जानकारी सामने आई, संदेह बढ़ता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि डॉ बेदी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। उसके शरीर पर पुरुष शारीरिक तरल पदार्थ की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि इसमें कई लोग शामिल थे। उसे जो चोटें आईं वे इतनी गंभीर थीं कि ऐसा लग रहा था कि एक से ज्यादा लोगों ने उस पर हमला किया होगा। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें चिकित्सा समुदाय ने सबसे आगे बढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरी तरह से जांच की मांग की। उनका मानना था कि संजय रॉय अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। अफवाहें फैलने लगीं कि एक बड़ी साजिश चल रही थी, जिसमें गहरे राजनीतिक संपर्क वाले शक्तिशाली लोग शामिल थे, जिन्हें हर कीमत पर बचाया जा रहा था। जल्द ही अस्पताल प्रशासन, खास तौर पर प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष की ओर ध्यान गया। शुरू से ही डॉ घोष ने इस घटना को कमतर आंका, यहां तक कि इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की। जब डॉन बेदी के माता पिता को उनकी मौत की सूचना दी गई तो पहले उन्हें बताया गया कि वह बीमार थीं और बाद में बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। यह झूठ उनके साथ हुई भयावह हिंसा के सबूतों से उजागर हुआ। डॉ घोष के कार्यों ने गंभीर सवाल खड़े किए। डॉ बेदी के लिए न्याय की मांग करने के बजाय वह अस्पताल की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इतने उत्सुक क्यों थे? जब दबाव बहुत बढ़ गया तो डॉ घोष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छिपने वाली नहीं थी। अगले ही दिन उन्हें एक अन्य प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिससे यह संदेह गहरा गया कि उन्हें शक्तिशाली सहयोगियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, और भी परेशान करने वाले विवरण सामने आए। डॉ बेदी आर्जी कर मेडिकल कॉलेज की दीवारों के भीतर सक्रिय अंधेरी ताकतों का पहला शिकार नहीं थे। कई वर्षों से कॉलेज के भीतर भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करने वाले कई छात्रों और कर्मचारियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिनमें से सभी को जल्दी ही आत्महत्या करार दे दिया गया था। 1999 में, 2001, 2003 और अन्य वर्षों के मामले डॉ बेदी के मामले से काफी मिलते जुलते थे। जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, उन्हें चुप करा दिया गया। उनकी मौतों को दुखद दुर्घटना बता दिया गया। सबसे चौंकाने वाला मामला सौमित्र बिस्वास का था, जो एक छात्र था जिसने कॉलेज के भीतर अवैध गतिविधियों के रैकेट का पर्दाफाश किया था। 2001 में उसका शव उसके कमरे में पाया गया और उसकी मौत को तुरंत आत्महत्या घोषित कर दिया गया। सौमित्र और डॉ बेदी के मामले में समानताएं इतनी अधिक थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों ने काले रहस्यों को उजागर किया था और इसकी अंतिम कीमत चुकाई थी। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तेज हुए, मामला अंततः केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, गवाहों को डराया गया और सच्चाई को धोखे की परतों के नीचे दबा दिया गया। सीबीआई को अपनी जांच की शुरुआत से ही बाधाओं का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण सबूत अचानक गायब हो गए और संभावित सुराग ठंडे पड़ गए। सबसे जबरदस्त कवरअप में से एक सेमिनार हॉल के आसपास के क्षेत्र का नवीनीकरण था, जहां डॉ बेदी की हत्या हुई थी। नियमित रखरखाव की आड़ में बचे हुए सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया। अपराध को छिपाने के इस बेशर्म प्रयास ने इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि शक्तिशाली ताकतें हर कीमत पर असली अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही थीं। जैसे जैसे सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच की, उन्हें भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क मिला जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। प्रिंसिपल डॉ घोष के गहरे राजनीतिक संबंधों का पता चला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे अकेले काम नहीं कर रहे थे। बढ़ते सबूतों के बावजूद असली अपराधी पहुंच से बाहर रहे। सीबीआई को हर मोड़ पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए और महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति जांच का मार्गदर्शन कर रही थी। यह सुनिश्चित कर रही थी कि सच्चाई कभी सामने न आए। अंत में सवाल यह है कि डॉ
बेदी की हत्या किसने की? क्या यह सिर्फ संजय रॉय था, जो नशे में धुत था और जिसने अकेले ही यह काम किया? या वह सिर्फ एक मोहरा था, जिसे उन लोगों की रक्षा के लिए एक बड़े खेल में बलि चढ़ा दिया गया, जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था? सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से सामने न आए, लेकिन सीबीआई जांच जारी है और इस बार सच्चाई सामने आएगी। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।